देखें, पहले एक बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें कि ये वेक्टर है ए, और ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। अब मुझे जल्दी से इस ट्रायंगल को देखकर बताएं कि इसमें रिजल्टेंट कौन सी साइड है। जल्दी से बताएं देखकर कि इस ट्रायंगल में सी। रिजल्टेंट कौन सी साइड है। सी है सी सर, इसमें सी। रिजल्ट सी रिजल्टेंट है, क्योंकि सी के एक कॉर्नर पर जो है हेड और हेड आ रहा है, और सी के दूसरे कॉर्नर पर जो है वो टेल और टेल आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो सी के एक कॉर्नर पर जो है वो हेड और हेड आ रहा है, और सी के दूसरे कॉर्नर पर जो है वो टेल और टेल आ रहा है। तो सी क्या हो गया? सी रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, सी किसका रिजल्टेंट है? सी जो है ए और बी का रिजल्टेंट है। तो इस बात को लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप लिखेंगे कि सी इज द रिजल्टेंट, या तो आप लिखेंगे कि सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अब इस बात को लिखने का एक तरीका तो यह है कि सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और इस बात को लिखने का तरीका यह है कि ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ सी। ए और बी जो है वो सी के कंपोनेंट्स हैं। क्यों है ए और बी सी के कंपोनेंट्स? क्योंकि ए और बी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो सी बन रहा है। तो जब आप कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है ना कोई। तो यहाँ पर ए और बी सी के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ए और बी को जब ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? सी आ रहा है। हाँ भाई, ये लॉजिक समझ में आ रही है अभी तक जो मैं कह रहा हूँ? कुछ तो बोलो भाई, हाँ या ना में बोलो। हम्म। मैंने कहा कि इस ट्रायंगल में ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं तो सी बन रहा है ना, सी रिजल्टेंट है। तो सी अगर रिजल्टेंट है तो ए और बी क्या हुए? ए और बी सी के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। पहले बताओ, यहां तक बस समझ में आई? जी सर, समझ आई। जी हाँ सर। भाई, अब आगे चलो। अब वेक्टर ए मैं ऐसे बना रहा हूं, ये वेक्टर ए है। ठीक है। ये वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल, और ये वेक्टर बी है वर्टिकल। दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और सी इनका रिजल्टेंट हो गया इस तरह से। तो अब यहां पर क्या है? ए और बी सी के कंपोनेंट्स हैं। क्या ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं इस डायग्राम में? जी सर। यहां पर भी ए और बी सी के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन खास बात यह है कि पहले जो ए और बी मिलकर सी बना रहे थे, क्या वो आपस में परपेंडिकुलर थे? नहीं। नहीं थे। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम्म। अगर अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हों, तो फिर उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ सी। हम क्या कहेंगे कि ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ सी। ऊपर वाली डायग्राम में ए और बी वर ओनली कंपोनेंट्स ऑफ सी, लेकिन यहां पर ए और बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ सी। तो मुझे फटाफट ही बताओ कि पहले वाले ट्रायंगल में ए और बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों नहीं थे, सिर्फ कंपोनेंट्स क्यों थे? जल्दी बोलो। ऊपर वाली ट्रायंगल में ए और बी को मैंने सिर्फ कंपोनेंट्स कहा था, नीचे वाली ट्रायंगल में मैं ए और बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह रहा हूं। तो मैंने इसका रीजन क्या बताया आपको? सर, ऊपर ट्रायंगल परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर तो होता है। चूंकि ऊपर वाले ट्रायंगल में ए और बी कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहलाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जबकि नीचे वाले डायग्राम में ए और बी कंपोनेंट्स भी हैं, और कंपोनेंट्स होने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं किस चीज की तारीफ लिख रहा हूँ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में लिख रहा हूँ। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर
विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई सबको? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए कैसे जाते हैं। फर्स्ट करो, मेरे पास एक वेक्टर, मैं रेंडमली कोई भी एक वेक्टर बना लेता हूँ। ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है। मुझे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। फर्स्ट करो, इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम ए है। ये वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब गौर से सुनो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए कैसे जाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इससे बनाए जाते हैं कि आप सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि वेक्टर की टेल जो है वो एक ग्राफ का ओरिजिन है। सबसे पहले आप ये अज्यूम करते हैं कि वेक्टर की जो टेल है वो एक ग्राफ का ओरिजिन है। तो अगर वेक्टर की टेल एक ग्राफ का ओरिजिन है तो ओरिजिन का मतलब क्या होगा? ओरिजिन का मतलब ये होगा कि यहाँ से एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस गुजर रही होगी, और इसी पॉइंट से वर्टिकल एक्सिस गुजर रही होगी। ग्राफ का ओरिजिन क्या होता है? ग्राफ का ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए मैंने पहले क्या किया, वेक्टर के टेल को ग्राफ का ओरिजिन अज्यूम कर लिया। अज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस पर मैं वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। यानी कि वेक्टर के हेड से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर। तो जहां पर जहां पर जो है वो एक्स एक्सिस को ये कट करेगा, वहां तक ये एक कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का। और जहां पर ये वाई एक्सिस को कट करेगा, वहां तक ये दूसरा कंपोनेंट होगा वेक्टर का। और आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर आप एक मिनट के लिए यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें अगर, तो ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है? डायगोनल रिजल्टेंट होता है। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ये वेक्टर इस वाले रेड वेक्टर और इस वाले रेड वेक्टर, इन दोनों रेड वेक्टर्स का रिजल्टेंट है या नहीं है? पहले यस या नो में जवाब दें। इस डायग्राम में जो ये ब्लैक कलर का वेक्टर है, ये इस रेड वाले वेक्टर और इस रेड वाले वेक्टर का रिजल्टेंट है या नहीं है? है सर। है। तो ये दोनों रेड वाले वेक्टर इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हुए। जी। और इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। तो ये आपस में, तो ये कौन से कंपोनेंट्स हुए? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब इनमें से जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ए एच। इसे हम क्या बोलते हैं? ए एच बोलते हैं। और जो कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस पर आ रहा है, इसे हम ए वी बोलते हैं। ए एच का मतलब क्या है? ए एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ए एच का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। और ए वी का मतलब क्या है? ए वी का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ए एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, और ए वी का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। समटाइम्स ए एच को हम ए एक्स भी कहते हैं, और समटाइम्स ए वी को हम ए वाई भी कहते हैं। ठीक है। तो ये वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए, जिनमें से एक कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट कह रहे हैं। अब ये जो वेक्टर ए है, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कैसे होता है? ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि अगर फर्स्ट करें कि हम ये एंगल ले लेते हैं थीटा। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो इस यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है इस तरह से। ठीक है।
अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो वेक्टर ए की लेंथ के बराबर है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है तो ये वाली लेंथ, लेकिन ये लेंथ आप देख सकते हैं वेक्टर के वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है। तो बेसिकली इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट तीनों को मिलाकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। अब राइट एंगल के में आपको पता है कि कुछ चीजें होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहली चीज होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहली चीज होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है भाई कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब इसमें जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? वो ए होता है। ए का स्क्वायर हो गया। बेस जो होता है वो क्या होता है? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर हो गया। यानी किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट, किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्क्वायर प्लस उसके वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आप वेक्टर के कंपोनेंट्स को बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बस ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेक्टर का उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल के बेस की तरह ट्रीट करते हैं। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेक्टर का उसको आप राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करते हैं। और जो वेक्टर होता है इटसेल्फ उसको आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और चीजें भी होती हैं। मिसाल के तौर पर राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं। जैसे मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा वैसे बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। यहाँ पर हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है हमारे हिसाब से बेस बराबर है वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है। और हाइपोटेनस जो है वो वेक्टर ए के खुद बराबर है। तो लिहाजा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो बराबर हो जाएगा वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो बराबर हो जाएगा वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। अब जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारे वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारे वेक्टर का वो जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। और हाइपोटेनस जो है वो वेक्टर इटसेल्फ खुद है ए। इस हिसाब से जो वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है वो बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप तीसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट्स में टेन थीटा बराबर होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो जब कभी भी आप एक वेक्टर को स्केच करेंगे तो उसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की कैलकुलेशन है वो इस तरह से हुआ करेगी। मैं इसको एक जगह समराइज कर देता हूँ। अगर ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, अगर ये एक वेक्टर है इसको ए कह दें, बी कह दें, एफ कह दें, वी कह दें, कोई भी कुछ वेक्टर का नाम रख दें। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि ए एच, वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि ए एच, वो किसके बराबर होगा? वो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी कि जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ए वी कह रहा हूँ, वो बराबर होगा ए साइन थीटा के बराबर होगा। वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा ए कॉस थीटा के। और वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा ए साइन थीटा के। इसी तरह से जो वेक्टर इटसेल्फ खुद होगा ए स्क्वायर, वो बराबर होगा किसके? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। और
अगर आप इस यहाँ पर जो एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल से लिया हुआ है उसका टेन थीटा मालूम करते हैं, तो टेन थीटा का रेशो बराबर होगा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेशो के बराबर। तो ये जो है हमारे जो है फॉर्मूले हैं जो कि कंपोनेंट्स और वेक्टर निकालते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब जरा इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम पास्ट पेपर्स। पहला सवाल है आपके सामने। द डायग्राम शोज अ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। ये एक डायग्राम है जो कि एक वेक्टर और उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को शो कर रही है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये एंगल थीटा है। कह रहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 है, थीटा 30 है, तो बताएं वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अब फर्स्ट करेगा इसमें वेक्टर को ए अज्यूम कर लेता हूँ, तो इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए वी होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ए एच होगा। अभी आपको थीटा दे रहा है, एंगल दे रहा है जो कि 30 डिग्री है, और ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा है यानी कि ए एच दे रहा है जो कि 20 न्यूटन है। और ये आपसे कह रहा है कि आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करो। तभी पीछे जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूलों में एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये तीनों किस फॉर्मूले में आ रहे हैं। एंगल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट तीनों इस फॉर्मूले में आ रहे हैं, टेन थीटा के फॉर्मूले में आ रहे हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा जो है किसके बराबर होगा, यहाँ पर टेन थीटा जो है वो बराबर होगा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। अब जो थीटा है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा जो है इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो टेन 30 हो गया ये। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमें मालूम करना है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 20 न्यूटन है। तो यहाँ से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है। यहाँ से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा 20 × 10 30 डिग्री के। तो जरा कैलकुलेट करके बताएं कि 20 × 10 सी टेन थर्टी आंसर है डिग्री सर। किसके बराबर होगा। आंसर बताएं, वैल्यू क्या होगी। 11.5। 11.5 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एंगल आपको डिग्री में लेना है, तो अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में सेट हुआ है तो यहाँ पर इसको डिग्री में सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो सी हो जाएगा यानी कि 11.5 न्यूटन हो जाएगा। चलें जी और आगे चलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी v इज रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स x एंड y। यानी कि आपका वेक्टर जो है वो v है। आपका वेक्टर जो है वो v है, और वेक्टर b है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट y है। ठीक है। और एंगल आपका थीटा दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकाला जाता है। अब कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन कंपोनेंट x एंड वेक्टर v इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90। आपने थीटा को 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाया। सो हाउ डू द मैग्नीट्यूड्स ऑफ x एंड y चेंज एज द एंगल थीटा इज इंक्रीज्ड इन दिस वे। तो ये बताएं x और y का मैग्नीट्यूड किस तरह से जो है वो चेंज होगा। देखिए हमने जिस तरह से पढ़ा है पहले उस हिसाब से बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वेक्टर है v, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा vv। अब जो वी एच होता है वो बराबर होता है वी कॉस थीटा के, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है वी साइन थीटा के। यानी कि आसान जबान में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी कॉस थीटा की वैल्यू पर, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी साइन थीटा की वैल्यू पर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इसने एक्स कहा, वर्टिकल कंपोनेंट को इसने वाई कहा हुआ है। अब आ जाए हम जरा थीटा की वैल्यू पे। थीटा की वैल्यू अगर आप 0 से बढ़ाकर 90 करते हैं, तो फर्स्ट करें 0 से बढ़ाकर आप इसको पहले 30 करेंगे, फिर इसको आप 45 करेंगे, फिर इसको आप 60 करेंगे, फिर इसको आप 90 करेंगे। अब इन डिफरेंट वैल्यूज पर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। कि आपके पास कैलकुलेटर तो अच्छी बात है, वरना मुझे सारी वैल्यूज याद हैं। अगर आप 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे तो वो आएगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू लेंगे तो साइन जीरो जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। 30 डिग्री पर कॉस की वैल्यू होती है 0.87, साइन की वैल्यू होती है 0.5। 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 0.7, इसकी भी 0.7 होती है। 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 0.5, इसकी वैल्यू होती है 0.87। 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। तब आप देख सकते हैं कि जैसे से हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, जैसे से हम 0 से 90 डिग्री पर जा रहे हैं, कॉस की वैल्यू 1 से कम होकर 0 हो रही है।
और जैसे से हम 0 से 90 डिग्री पर जा रहे हैं साइन की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो रही है। जैसे से हम 0 से 90 डिग्री पर जा रहे हैं कॉस की वैल्यू 1 से कम होकर 0 हो रही है। और साइन की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो रही है। इट मीन्स कि जब हम 0 से 90 डिग्री तरफ जाते हैं तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है और साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है और साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर जब आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसका मतलब है एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिक्रीज होगा। और जब आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। साइन की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि जो वाई कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी और वाई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। यानी कि जो एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई कुछ कुछ आप लोगों के। जी सर। नेक्स्ट, कह रहे दो फोर्सेस हैं जो कि एक सर्कुलर डिस्क पे लग रही हैं एज शोन। एक तो 4 न्यूटन है और एक 3 न्यूटन है। विच डायग्राम शोज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, बताएं इनके इनकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। अब देखें, एक फोर्स है 3 न्यूटन की, एक फोर्स है 4 न्यूटन की। 3 न्यूटन लग रही है इस लाइन पर, इस लाइन पे 3 न्यूटन लग रही है। और 4 न्यूटन लग रही है इस लाइन पर। ठीक है। अब अगर दो फोर्स आपस में इस तरह से लगती हैं परपेंडिकुलर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में कहीं होना चाहिए। इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जरा एक बात को समझें। अगर एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स यहाँ लग रही है और ये दोनों फोर्सेस बराबर है, यानी कि जितनी फोर्स ये है फोर्स ये है, तो इन दोनों के मिड में होगी 45 डिग्री पर होगी परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो रिजल्टेंट होगा वो इनके मिड। ठीक है। ये मैं स्केच कर चुका हूँ स्क्रीन पर, ये जरा आराम आराम से आ रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद। मैं गलत आ गया स्क्रीन पर। देखें जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेकिन अगर फर्ज करें कि कम है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि फिर जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो 45 से ज्यादा एंगल पर आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा। इसकी वजह बहुत आसान है, पैरेललोग्राम लॉ है। अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसका डायगोनल रिजल्टेंट होता है ना, ज्यादा आएगा, 45 से ऊपर एंगल पर आएगा। और फर्स्ट क्या, अगर हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री से कम होगा। अब यहाँ पर जो आपको इस डायग्राम में जो फोर्सेस दी हुई हैं, 3 न्यूटन की फोर्स ये रही और 4 न्यूटन की फोर्स ये रही, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी ज्यादा है। तो इसका रिजल्टेंट जो है तो वो मिड से थोड़ा नीचे आना चाहिए। रिजल्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर, उस क्वेश्चन में जो है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि 4 ज्यादा है और वर्टिकल फोर्स कम है। तो ये हमारी वर्टिकल फोर्स की डायरेक्शन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स की डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है अगर बिल्कुल मिड में होती तो इस तरफ होती। तो आप देख सकते हैं कि इसने रिजल्टेंट फोर्स दी है वो बिल्कुल मिड में नहीं दी है, बल्कि मिड से थोड़ी नीचे दी है, तो इसने ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगर आप ऑप्शन सी को देखें अब सर तो पर ऑप्शन सी में ये हमारी 3 वाली फोर्स थी, हमारी 4 वाली फोर्स थी। और ये फोर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल मिड में आ रही है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही आ रही है मिड से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, बी में और डी में क्या मसला है। बी और डी में मसला है कि रिजल्टेंट फोर्स यूं दी हुई है। हालांकि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है डायगोनल होती है, यानी कि दोनों फोर्सेज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से रिजल्टेंट स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये 3 न्यूटन फोर्स थी, ये 4 न्यूटन फोर्स थी, तो रिजल्टेंट यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। और इसमें भी यही मसला है, ये 3 न्यूटन की फोर्स थी, ये 4 न्यूटन की फोर्स थी, रिजल्टेंट दोनों के बीच में यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसलिए डी और बी तो पॉसिबल ही नहीं है। सी में मसला है कि रिजल्टेंट जो है वो मिड से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट आपका 45 से कम आ रहा है, जो कि आना चाहिए क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा है, तो लिहाजा आपका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ होना चाहिए। हाँ वरीशा बोलो, तुम कुछ कह रही हो।
सर एक तो ये पॉइंट है कि 4 न्यूटन ज्यादा है तो रिजल्टेंट थोड़ा हॉरिजॉन्टल की तरफ नहीं होना चाहिए जैसे डी पे। तो वही तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, हॉरिजॉन्टल की तरफ तो डी में नहीं है ना, डी में तो रिजल्टेंट आपने बनाए गलत जगह पे है ना। रिजल्टेंट तो स्टार्ट कहाँ से होता है? रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स की जहाँ टेल मिल रही होती है वहां से स्टार्ट होता है ना। देखो, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। ये हमने बचपन में ही पढ़ा था और अभी भी पढ़ा था। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे आएगा? इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा कि आप इन दोनों वेक्टर को सामने ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम बना देंगे ऐसे करके, और फिर इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को शो करेगा। ठीक है, ये तरीका होता है। अब अगर इसमें जो है हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर ज्यादा हो जाए और वर्टिकल वाला वेक्टर कम हो, तो जब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पैरेललोग्राम इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा, और रिजल्टेंट जो आएगा आपका यूं आएगा। आप देख सकते हैं रिजल्टेंट जो है ये 45 डिग्री से कम पर आ रहा है। और अगर वेक्टर की पोजीशन ऐसी हो कि वर्टिकल वाला वेक्टर बड़ा हो और हॉरिजॉन्टल वाला छोटा हो, तो जब आप इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उस पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट आएगा वो आप देख सकते हैं 45 डिग्री से ज्यादा पर आएगा। लेकिन हर सूरत में जो रिजल्टेंट बनेगा स्टार्ट कहाँ से होगा? जहां पर दोनों वेक्टर की टेल मिली हुई है, क्योंकि डायगोनल होता है ना रिजल्टेंट, तो डायगोनल तो हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी में क्या मसला हो रहा है? ऑप्शन बी में आपका रिजल्टेंट जो है वो दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डी में भी ये मसला है, रिजल्टेंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन स्टार्ट यहाँ बीच में से होता है, बीच में से रिजल्टेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। बीच में से रिजल्टेंट स्टार्ट हो रहा है ए में और सी में, लेकिन आप देख सकते हैं कि सी का जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा स्टीप है, यानी कि 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, जबकि ये थोड़ा सा जो है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि 45 डिग्री से कम है। तो लिहाजा इसलिए ए आंसर होगा। हाँ भैया, बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? जी सर के एंगल जैसे अगर 4 न्यूटन ज्यादा है तो उसका एंगल छोटा होना चाहिए। हाँ, यानी कि 4 न्यूटन की तरफ ज्यादा होना चाहिए रिजल्टेंट, दैट्स वाई। चलें जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं दो केबल्स हैं, उनको हमने अटैच किया हुआ है एक ब्रैकेट से, और उस पर फोर्सेस लग रही हैं दो। एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। 15 न्यूटन की फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है 20, और 6 न्यूटन की फोर्स जो है वर्टिकल से एंगल बना रही है 40 डिग्री। सो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस? कह रहा है कि अगर हम इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें, अगर हम इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें, तो उस रिजल्टेंट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? अगर हम इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें, तो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, अच्छा भाई, इसका जवाब कैसे आएगा? इसका जवाब हम समझते हैं कैसे आएगा। इसका जवाब ऐसे आएगा भाई, ये देखें। एक तरीका ये है कि आप दोनों वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम कर लें। आप दोनों वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम कर लें। फिर जब आप दोनों वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सिंपली ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और आप दोनों वेक्टर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, देखें मैं कर क्या रहा हूँ। 15 न्यूटन वाली फोर्स को देखें। 15 न्यूटन वाली फोर्स जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 डिग्री, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 20 डिग्री। जब आप एक वेक्टर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट आता है। कैलकुलेटर निकालो, डिग्री में कैलकुलेटर रखो, और 15 को मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से जरा। 15 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20, जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है। 14.09। 14.09 आ रहा है, और 15 को मल्टीप्लाई बाय साइन 20 करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 20, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। 5.13। 5.13 आ गया। तो ये ऊपर वाली फोर्स का 15 न्यूटन फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब आ जाए आप 6 न्यूटन वाली फोर्स पर। कंपोनेंट निकालने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि एंगल हम हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं। ये जो एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है। तो कोई कोई मुझे बता सकता है कि हॉरिजॉन्टल से 6 न्यूटन का एंगल कितना होगा? हाँ भाई,
क्या मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? हॉरिजॉन्टल से 6 न्यूटन का एंगल कितना होगा? कोई तो बताओ भाई यार। मैंने बहुत आसान सवाल पूछा है, अगर आप सवाल नहीं बता पा रहे तो मुझे शक है कि आप लोगों को 50। मैथ्स आता भी नहीं आता। ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 50 बिल- सर। बिल्कुल 50 होगा, क्यों टोटल एंगल 90 है। तो 90 में से 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। अब इस 6 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये हो जाएगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इस 6 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 6 × cos 50 डिग्री, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा 6 × sin 50 डिग्री। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ, 6 × cos 50 कितना आ रहा है? 6 × cos 50 कितना आ रहा है, बताओ जरा जल्दी से। 3.85। 3.3 85। 85। 3.85, ये आ रहा है 3.85 आ रहा है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है 6 × sin 50, वो कितना आ रहा है? 6 × sin 50 कितना आ रहा है? 4.59। 4.59 आ रहा है। ठीक है। तो अब तय क्या पाया? तय पाया कि दोनों वेक्टर का जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 14.09, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 3.85। ऐसी जो एक वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है? एक वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है 5.13, और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है 4.59। ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट आएगा 14.09 प्लस 3.85, तो जाएगा 4, 9 और 17, 17.94, यानी कि 18 कर लें राउंड ऑफ करके। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, जो रिजल्टेंट आएगा हॉरिजॉन्टल का, वो आएगा 18। वर्टिकल अगर आप देखें तो वर्टिकल एक कंपोनेंट ऊपर है, एक कंपोनेंट नीचे है। जब दो कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके आता है। तो वर्टिकल आएगा 5.13 माइनस 4.59, 5.13 माइनस 4.59, तो इसका आंसर आएगा 0.54 करके कुछ आ जाएगा, 0.54 तकरीबन, या 0.53 वगैरह करके। ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तकरीबन 18 होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट तकरीबन 0.53 या 54 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका नेट कितना बन रहा है? 18, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका नेट कितना बन रहा है? 0.5 समथिंग। तो 0.5 समथिंग जो है वो सी में आ रहा है, और 18 भी सी में आ रहा है। तो आंसर आपका सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5। A tennis ball is hit so that it leaves the racket with velocity v at an angle theta to the horizontal। आपने जो है वो एक टेनिस बॉल को रैकेट से हिट किया, उसकी वेलोसिटी v है, और वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट है y। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज y, vy। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा? अब देखिए, हमें अच्छी तरह पता है कि कोई भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के। तो पहले आप ये देखें कि कहीं पर v cos थीटा है किसी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में v sin थीटा है, इसमें vy cos थीटा है। हमें vy cos थीटा नहीं चाहिए, v cos थीटा चाहिए। इसमें vy sin थीटा है, वो भी नहीं चाहिए, और ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं। वी स्क्वायर बराबर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसने यहाँ पे सवाल में वर्टिकल कंपोनेंट को वी वाई कहा हुआ है, वी वाई का स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर माइनस वी वाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा।
और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे से आपको स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ वी का स्क्वायर माइनस वी वाई का स्क्वायर बराबर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, तो ये आप ये भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर की पावर 1/2, वी स्क्वायर माइनस वी वाई के स्क्वायर की पावर 1/2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी के बराबर हो जाएगा।